हेलो एवरीवन, द हार्टवुन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन है हमारा बायोलॉजी 2024 डी फार्मा के एंट्रेंस एग्जाम पेपर का। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी कहलाती है। 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी कहलाती है डाउन सिंड्रोम की, यानी डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न आनुवंशिक विकार होता है। इसमें व्यक्ति में बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट चेहरे के लक्षण तथा विकास संबंधी समस्याएं पाई जाती हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डाउन सिंड्रोम सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्तनीय थाइमस मुख्यतः संबंधित है। तो इसका सही आंसर प्रतिरक्षा कार्य के लिए। थाइमस ग्रंथि टी लिम्फोसाइटों के परिपक्वन का प्रमुख स्थान है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित करने तथा रोग जनकों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा प्रतिरक्षा कार्य के लिए। अगला प्रश्न हमारा, वयस्क मानव में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। तो इसका सही आंसर होगा यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त निर्माण, विषहरण, ग्लाइकोजन संचय तथा अनेक उपापचयी क्रियाओं का संचालन करता है। इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, यकृत। अगला प्रश्न है हमारा, फेरिटिमा में पट किन खंडों के बीच अनुपस्थित होते हैं। तो सही आंसर है इसके पहले 4 खंडों में होते हैं ये। तो ये ऑप्शन सही है इसका। केंचुए के आगे के भाग में, अग्र भाग में पहले 4 खंडों के बीच अंतरखंडी पट नहीं होते हैं। इससे शरीर का अग्रभाग अधिक लचीला बनता है तथा जो बिल बनाने में इनको क्या मिलती है, सहायता मिलती है इससे। तो अगला हमारा प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है, न्यूरॉन। इसका सही आंसर होगा न्यूरॉन। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। यह विद्युत आवेगों के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में संदेशों का संचार करती है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस जंतु में श्वसन अंग के बिना ही होता है। यानी कौन सा ऐसा जंतु होता है जो बिना श्वसन अंग के ही सांस ले लेता है। तो अगला हमारा प्रश्न यही है। इसका वो ऑप्शन हमारा क्या होगा, केंचुआ। केंचुआ में क्या है कि श्वसन अंग नहीं होता और ये इसके बिना ही क्या कर लेते हैं, यानी कि जो नम त्वचा होती है उसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता रहता है, जिसे त्वचीय श्वसन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कॉकरोच में लार्वा तथा निम्फ के गुण किसके द्वारा बनाए रखे जाते हैं। तो किशोर हार्मोन द्वारा बनाए जाते हैं। इसका सही आंसर है डी। किशोर हार्मोन निम्फीय लक्षणों को बनाए रखता है तथा पूर्ण वयस्क अवस्था के विकास को नियंत्रित करता है। इसकी मात्रा घटने पर कायांतरण पूर्ण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन पारदर्शी ऊतक है। तो हाइलेन उपास्थि होती है इसकी। सही आंसर है सी। तो हाइलेन उपास्थि चिकनी, पारदर्शी तथा लचीली होती है। यह श्वास नली और नाक तथा जोड़ों के सिरों पर पाई जाती है और घर्षण कम करती है। अगला प्रश्न है हमारा, RH कारक उपस्थित होता है। तो ये मनुष्य तथा रीसस बंदर में होता है ये। तो इसका सही आंसर होगा हमारा मनुष्य तथा रीसस बंदर। RH कारक लाल रक्त कोशिकाओं पर पाया जाने वाला प्रतिजन होता है। इसका नाम रीसस बंदर पर किए गए प्रयोगों के आधार पर रखा गया था। और अगला प्रश्न है हमारा, खरगोश में लंबी अस्थि का छोर दूसरी अस्थि से जुड़ा होता है। खरगोश में लंबी अस्थि का छोर दूसरी अस्थि से जुड़ा होता है। तो ये स्नायु द्वारा जुड़ा होता है। बी ऑप्शन सही है इसका। स्नायु एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ देती है और यह जोड़ों को स्थिरता प्रदान करती है तथा अस्थियों को अपनी जगह पर बनाए रखती है। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा स्नायु। अगला प्रश्न है, स्पंजों में निम्न में से कौन सी कोशिका अन्य प्रकार की कोशिकाओं को बनाने योग्य होती है। तो ये आर्कियोसाइट होती है। ऑप्शन डी सही है इसका। आर्कियोसाइट स्पंज की सर्वशक्तिमान कोशिकाएं होती हैं। ये आवश्यकता पड़ने पर अन्य कोशिकाओं में परिवर्तित होकर पुनर्जनन तथा मरम्मत का कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्पर्शानुचलन थिग्मोटेक्सिस किसके द्वारा नहीं दर्शाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा एस्केरिस। सी ऑप्शन सही है इसका, एस्केरिस। एस्केरिस में स्पर्श के प्रति दिशा विशिष्ट प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से नहीं पाई जाती है, इसलिए इसे स्पर्शानुचलन न दर्शाने वाले जीव के रूप में माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सूक्ष्म पोषक तत्व या ट्रेस तत्व होता है।
तो ये जिंक होगा, Zn। जिंक पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है। यह एंजाइमों की सक्रियता, वृद्धि तथा एंजाइम उपापचय क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न हमारा, वे परिवर्तन जो लार्वे को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं? कायांतरण कहलाते हैं। यह कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें लार्वा क्रमिक परिवर्तनों के द्वारा वयस्क जीव में बदल जाता है, जैसे तितली तथा मेंढक इसके प्रमुख उदाहरण होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वे जंतु जो अपने शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखते हैं क्या कहलाते हैं? समतापी कहलाते हैं। तो ऑप्शन डी सही है इसका। समतापी जीव बाहरी तापमान में परिवर्तित होने पर भी शरीर का तापमान लगभग स्थिर बनाए रखते हैं। पक्षी और स्तनधारी इसके प्रमुख उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न है, सिस्टोसोमा का मध्य परपोषी है। तो सिस्टोसोमा का मध्य परपोषी घोंघा होता है, कहाँ गया घोंघा? स्नेल। सिस्टोसोमा के जीवन चक्र में घोंघा मध्य परपोषी का कार्य करता है। इसके शरीर में परजीवी के विभिन्न लार्वी चरण विकसित होते हैं, इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा स्नेल, घोंघा। अगला प्रश्न हमारा, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं, वो अग्न्याशय में पाई जाती हैं। द्वीपिका अग्न्याशय, ए ऑप्शन सही है इसका। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ अग्न्याशय के अंदर अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह होते हैं। ये इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन जैसे हार्मोन स्रावित करती हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं अग्न्याशय। अगला प्रश्न है, रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के ऑप्शन सही है इसका। विटामिन के रक्त के थक्के बनने में क्या करता है? जो बनने में आवश्यक जो प्रोथ्रोम्बिन तथा अन्य कारकों में के संश्लेषण में सहायता करता है। इसकी कमी से रक्तस्राव बढ़ सकता है, यानी अगर ये विटामिन के की कमी होगी तो ये ब्लड बहता रहेगा, थक्का नहीं जमेगा उसका। अगला प्रश्न हमारा, फेरेटिमा पोस्थुमा का मादा जनन छिद्र किस खंड में स्थित होता है? तो इसका सही ऑप्शन है 14वें खंड में। केंचुए फेरेटिमा पोस्थुमा में एकल माद्रा जनन छिद्र 14वें खंड पर स्थित होता है। यह प्रजनन तंत्र का महत्वपूर्ण बाह्य छिद्र होता है। अगला हमारा प्रश्न 20वां, पॉलिप अवस्था अनुपस्थित होती है, यह हाइड्रा में होती है। हाइड्रा के जीवन चक्र में केवल पॉलिप अवस्था पाई जाती है तथा मेडूसा अवस्था अनुपस्थित रहती है। यह मीठे जल का सरल निडेरियन जीव होता है। मेढक के हृदय में हृदय पेशीगत जिन तंतुओं की बनी होती है उन्हें कहते हैं, इनको कहते हैं पुरकिंजे तंतु। ऑप्शन ए सही है इसका। पुरकिंजे तंतु विशेष प्रकार के हृदय पेशी तंतु होते हैं और ये हृदय में विद्युत आवेगों का तीव्र तेजी से संचार करके हृदय की लयबद्ध धड़कन बनाए रखते हैं, इसलिए इसका पुरकिंजे तंतु सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है हमारा, मेलपीगी नलिकाएं होती हैं, तो ये कीटों के उत्सर्जी अंग के लिए होती हैं। ऑप्शन ए सही है इसका। मेलपीगी नलिकाएं कीटों के प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं। ये नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने तथा जल संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। अगला हमारा प्रश्न है, LH तथा FSH को सम्मिलित रूप से कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन। LH और FSH पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है। ये जनन ग्रंथियों की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, इसलिए इन्हें सामूहिक रूप से गोनेडोट्रोपिन कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, कौन अंतःस्रावी विज्ञान का पिता कहलाता है? तो थॉमस एडिसन है, थॉमस एडिसन। ऑप्शन डी सही है इसका। और अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन विकास के महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान करता है? निम्न में से कौन विकास के महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान करता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा जीवाश्म। ऑप्शन ए सही है। जीवाश्म पृथ्वी पर प्राचीन जीवों के अवशेष हैं। ये जीवों के क्रमिक विकास तथा विभिन्न कालों में हुए प्रवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मोलस्का संघ में आँख एक पतली रचना के ऊपर स्थित होती है जिसे कहते हैं ओस्टियम। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन विवही कीट है? सफ़ेद चींटी।
सफ़ेद चींटी सामाजिक जीवन व्यतीत करती है, समाज में रहती है, और इसमें रानी, राजा, सैनिक तथा श्रमिक वर्ग पाए जाते हैं, इसलिए इसे सामाजिक या विवाही कीट माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा एस्केरिस में सीलोम कहलाती है, तो ये इसका ऑप्शन होगा स्यूडोसीलोम, ऑप्शन बी। एस्केरिस में शरीर गुहा पूर्ण रूप से मेसोडर्म से आच्छादित नहीं होती, इसलिए इसे वास्तविक सीलोम के स्थान पर स्यूडोसीलोम कहा जाता है। पायरुविक अम्ल किसके अंत में बनता है? तो पायरुविक अम्ल जो है वो ग्लाइकोलाइसिस के अंत में बनता है, ऑप्शन बी सही है इसका। ग्लाइकोलाइसिस कोश की श्वसन का प्रथम चरण है। इस प्रक्रिया के अंत में एक ग्लूकोज अणु टूटकर 2 पायरुविक अम्ल बना देता है। संघ सीलेंट्रेटा का लाक्षणिक लार्वा कौन है? तो प्लेनुला होता है इसका, ये ऑप्शन ए सही है। प्लेनुला सीलेंट्रेटा का विशिष्ट लार्वा होता है। यह स्वतंत्र रूप से तैरता है तथा बाद में उपयुक्त स्थान पर स्थित होकर विकसित होता है। अगला प्रश्न है मक्का में जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो इसकी की थी बारबरा मैकक्लिंटॉक ने, बारबरा मैकक्लिंटॉक ने। हाँ, जो बारबरा मैकक्लिंटॉक थे उन्होंने मक्का में ट्रांसपोजेबल तत्वों और अथवा उनको कहते हैं जंपिंग जीन की खोज की थी, और इन्हें इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसस से प्राप्त होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक महत्वपूर्ण प्रतिजैविक होता है। इसका उत्पादन स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसस नामक जीवाणु सदृश जो एक्टिनोमाइसिट द्वारा किया जाता है। द्विनाम नामकरण पद्धति दी गई थी, तो ये लीनियस द्वारा दी गई थी, ऑप्शन सी सही है इसका। जो क्या नाम है द्विनाम पद्धति, कैरोलस लीनियस इनका पूरा नाम था। द्विनाम नामकरण पद्धति का प्रतिपादन किया था। इसमें प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों से मिलकर बनता है। अगला प्रश्न हमारा इंड्यूसियम पाया जाता है। इंड्यूसियम फर्न में पाया जाता है, ऑप्शन बी सही है इसका। इंड्यूसियम जो फर्न में सोरस को ढकने वाली पतली झिल्ली होती है, यह विकसित हो रहे बीजाणु दानों को सुरक्षा देती है, सुरक्षा प्रदान करती है। रिक्तिका का एक कला द्वारा घिरी होती है, जिसे क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं, ऑप्शन ए सही है इसका। पादप कोशिका की रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली टोनोप्लास्ट कहलाती है, और ये पदार्थों के आवागमन तथा कोश की संतुलन को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है अगार प्राप्त किया जाता है, तो जेलेडियम द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगार लाल शैवाल जेलेडियम से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग जो सूक्ष्मजीव संवर्धन, खाद्य उद्योग तथा जैविक अनुसंधान में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, मुख के कोनों का फटना या क्लोसिस मुख्यतः विटामिन B2 की कमी से होता है, इसलिए विटामिन B6 के साथ यह युग्म सही सुमेलित नहीं होता है। तो ये मुख में जो कमी है वो ऑप्शन बी जो है, ये ऑप्शन वो सही नहीं है। यहाँ पर B2 होता तो ये सही हो जाता, यहाँ B6 है इसलिए ये गलत है। आरंभक कोडॉन है, आरंभक कोडॉन है AUG, आरंभक कोडॉन है AUG जो सार्वभौमिक आरंभक कोडॉन है, यह प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआत करता है और मेथियोनिन अमीनो अम्ल के लिए कोड करता है। तो ये अगला है DNA का गुणन कहलाता है, DNA का गुणन कहलाता है, द्विगुणन कहलाता है। तो DNA की प्रतिलिपि बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम द्विगुणन या रेप्लिकेशन कहते हैं। यह कोशिका विभाजन से पहले संपन्न होती है। ड्यूरामेन उपस्थित होती है, तो ये द्वितीय काष्ठ के आंतरिक क्षेत्र में होती है, ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, पादपों में जल निरंतरता किसके कारण होती है? आसंजन बल के द्वारा। जल अणुओं और जाइलम भित्तियों के बीच आसंजन बल जल स्तंभ को टूटने नहीं देता तथा जल के सतत परिवहन में ये क्या करता है? सहायता करता है। अगला प्रश्न है हमारा, अधिकतर आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रेशे प्रदान करने वाले पौधे किस कुल के अंतर्गत आते हैं? ये मालवेसी के अंतर्गत आते हैं।
ऑप्शन ए सही है। कपास जैसे महत्वपूर्ण रेशेदार पौधे मालवेसी कुल के सदस्य हैं। यह कुल आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, पैराफिन वैक्स क्या है? ये एस्टर होता है। पैराफिन वैक्स क्या है? एस्टर। अगला प्रश्न हमारा, कौन प्रकाश रासायनिक स्मॉग में हमेशा पाया जाता है? तो ये O3 है, जो O3 ऑप्शन ए सही है। प्रकाश रासायनिक स्मॉग में ओजोन प्रमुख प्रदूषक होता है। यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइडों की अभिक्रियाओं से बनता है। अगला प्रश्न में, कोशिका चक्र की किस अवस्था में गुणसूत्र मध्यवर्ती प्लेट पर व्यवस्थित होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा मध्यावस्था में। ऑप्शन ए सही है इसका, मध्यावस्था में। माइटोसिस की मध्यावस्था में गुणसूत्र कोशिका के विषुवतीय तल पर व्यवस्थित हो जाते हैं। इसे मेटाफेज प्लेट भी कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? मध्यावस्था। मृदा जिसका परिवहन वायु द्वारा होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इओलिन कहते हैं। ऑप्शन बी सही है इसका, इओलिन। वायु द्वारा अपर्दित तथा परिवहित मृदा को इओलिन मृदा कहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा सामान्यतः पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा, तरकु तंतु बना होता है? तो ये ट्यूबुलिन द्वारा बना होता है। ऑप्शन ए सही है इसका, ट्यूबुलिन द्वारा। तरकु तंतु सूक्ष्म नलिकाओं से बने होते हैं। सूक्ष्म नलिकाओं का प्रमुख संरचनात्मक प्रोटीन ट्यूबुलिन होता है। किस प्रकार के अनुक्रमण में लाइकेन प्राथमिक जैविक समुदाय होते हैं? तो लिथोसियर के द्वारा होते हैं। चट्टानों पर प्रारंभ होने वाले लिथोसियर अनुकरण में लाइकेन सबसे पहले स्थापित होते हैं और प्राथमिक समुदाय का निर्माण करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सीमाकारी कारकों का नियम किसने दिया था? सीमाकारी कारकों का नियम किसने दिया था? तो ब्लैकमेल ने दिया था। ऑप्शन बी सही है इसका। F ब्लैकमेल ने सीमाकारी कारकों का नियम प्रतिपादित किया। इसके अनुसार किसी प्रक्रिया की दर न्यूनतम उपलब्ध कारक द्वारा नियंत्रित होती है। अगला प्रश्न है, पाइनस के नर शंकु में बहुत अधिक संख्याओं में उपस्थित होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, माइक्रोस्पोरोफिल्स। पाइनस के नर शंकु में अनेक माइक्रोस्पोरोफिल्स पाए जाते हैं। प्रत्येक माइक्रोस्पोरोफिल पर पराग कोष स्थित होते हैं जो परागकण उत्पन्न करते हैं। इसके दो आंसर नीचे दिए गए हैं और ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो इसी द हटबून जैसे सर्च करोगे उस पर हटबून ही सर्च करोगे आ जाएगा और इसमें PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारे आंसर व्याख्या सब कुछ लिखी हुई है।